नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ेंगे आज हमारा बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 10, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो जो ये हमारा चैप्टर है झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। देखिए, कविता के तौर पर यहाँ पे लिखी गई है और झांसी की रानी के विषय में आप सभी को पता है कि झांसी की रानी कौन है। जब सन 1857 की क्रांति जब पहली बार हमारे देश में हुई थी, अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश सरकार को हमारे देश से बाहर खदेड़ने की जब बात हुई थी, तो हमारे देश में जितने भी राजा हुए, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, उन सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की, अपनी अपनी तरह से अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालने की कोशिश की। तो देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो झांसी की रानी है। और जब राजा की मृत्यु हो चुकी है, राजा की मृत्यु जब हो चुकी है, तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से युद्ध किया, किस तरह से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और कैसे अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो सारी चीजें यहाँ पर है। और उनकी वीर गाथा को यहाँ पर लिखा गया है। ये वीर रस से जुड़ी हुई ये कविता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। देखिए, आज हम डायरेक्ट आपकी पाठ्य पुस्तिका से इस बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम इस पूरी जो कविता है, पूरी कविता को पहले याद करेंगे। देखिए, आपको कविता याद करनी है, सोच लीजिएगा, कविता को याद करना है, एक एक स्टैंजा करके आप पढ़ेंगे, कविता को याद करेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर केवल और केवल अपने चैप्टर को रीड करेंगे, अपनी कविता को पढ़ेंगे, अपने पाठ को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत आप लोगों को भावार्थ क्लियर करेंगे, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी चैप्टर को यहाँ पर रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को, जो कि मैंने कहा आपको कविता है जिसका नाम है झांसी की रानी। देखिए, इस तरह की तस्वीर कुछ है झांसी की रानी की। तो उनके विषय में बताया गया है, उनके लिए बताया गया है, क्या कुछ लिखा गया है वो पढ़ते हैं हम अपनी इस कविता में। तो शुरू करते हैं अपनी कविता को हम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत, गुम हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की हमने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की हमने मन में ठानी थी। तो जिस समय अंग्रेज शासन का, यानी कि ब्रिटिश शासन का घोर अत्याचार हमारे देश पर चल रहा था, और वो बिल्कुल देखिए, सन 1600 में वो व्यापार के बहाने हमारे देश में आए थे, व्यापार के बहाने हमारे देश में आए और धीरे 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 उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया। और एक तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य से, तीसरे राज्य से चौथे राज्य में, और धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा जो साम्राज्य है वो पूरे हमारे देश के पूरे कोनों कोनों में फैला दिया। और अब उनका क्या मोटिव हो गया था कि अब वो यहाँ के जो राजा थे उनमें क्या करते थे, फूट डालते थे और उन्हें आपस में लड़वा देते थे, और फिर वो पूरा जो राज्य था वो खुद हड़प लेते थे, यानी कि अपने अधीन कर लेते थे। इस तरह जब अंग्रेजों का बहुत ज्यादा अत्याचार हमारे देश पर बढ़ गया था, बहुत ही ज्यादा अत्याचार हमारे देश पर हो रहा था, तो उस समय जब सारे जितने भी राजा थे, देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, जितने भी राजा थे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्से से मतलब एक तरह से सिंहासन हिल उठना, यानी कि एक तरह से पूरे राजमहलों में, पूरे राजभवनों में यही शोर हो गया कि कैसे
अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाया जाए। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, यानी कि गुस्से से उनकी जो भ्रुकुटी है यानी कि भौहें जो है वो बिल्कुल ऐसे तन गई गुस्से में। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। एक तरह से जहां ऐसा लग रहा था कि अब हमारा देश कुछ नहीं कर सकता, बूढ़ा हो गया, यानी कि यहाँ के सारे लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। यहाँ के सारे लोग अब केवल ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे भारत में अब फिर से नई जवानी आ रही थी। नए नए जो राजा थे, जो राजा महाराजा थे, उन सभी ने अब एक निश्चय कर लिया था कि अपने देश से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना है। गुम हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी। जब अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी शासन हमारे देश में फैल गया, तो उस समय जो हमारी आजादी जो हमसे छिन चुकी थी, उस आजादी की कीमत आज पता चल रही थी। उस आजादी की कीमत हम सब पहचान रहे थे कि क्या आजादी की कीमत होती है, कैसे हम किसी के अधीन होकर हम रहते हैं और कैसे हम आजाद होकर रहते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेजों को, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये सबने सोच लिया था, ये सबने निश्चय कर लिया था कि अब तो इस फिरंगी को हमारे देश से बाहर भगाना ही है। तो क्या हुआ, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 में जो एक आवाज उठी, जो एक तलवार उठी, वो तलवार नई तलवार नहीं थी, वो पुरानी ही तलवार थी। यानी कि उससे पहले भी उस तलवार ने कई जो युद्ध हैं वो लड़े हुए थे। तो वो तलवार किसकी थी? बुंदेलखंड के जो सभी लोग हैं, यानी कि जहां पर रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जहां पर रहती थी, वहां बुंदेलखंड के जो हर बोलो यानी कि हर जो लोग हैं, वहां के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि मर्दानी यानी कि एक पुरुष की भांति, एक लोह पुरुष की भांति वो बिल्कुल इस तरह से अंग्रेजों से लड़ी थी। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा लिया था। तो इसकी कहानी हमने बहुत सारी सुनी है बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुख से। देखिए, बहुत ही प्यारी कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना धुंधुपन जो थे, नाम उनका नाना था, यानी कि उनके नाना नहीं थे वो, नाना धुंधुपन, उनकी मुंहबोली बहन थी छबीली। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के घर का नाम क्या था? छबीली। जैसे आपका भी कुछ स्कूल का नेम कुछ और होता है, जब आप घर में आपके मम्मी पापा आपको बुलाते हैं तो वो कुछ और नाम से बुलाते हैं, है ना? तो उनका घर का नाम था छबीली। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। और उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था, और वो अपने पिताजी की इकलौती संतान थी। यानी कि कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, इकलौती संतान थी वो अपने पिताजी की। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना धुंधुपंत, उनके मुंह बोले जो भाई थे, उनके साथ ही वो पढ़ाई करती थी, उन्हीं के साथ वो खेलती थी। और खेल क्या थे? बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बच्चों के, खास तौर पर लड़कियों के जो खिलौने होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? डॉल हाउस, या फिर किचन सेट, या फिर डॉक्टर सेट। तो ये लड़कियों के खिलौने हुआ करते हैं। लड़कियां अक्सर इस तरह से खिलौनों से खेलती हैं, तो डॉल से खेलती हैं, या किचन सेट ले लेती हैं, या टीचर बन जाती हैं, या डॉक्टर सेट ले लेती हैं। लेकिन
जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी तो सहेलियां, उनके तो खिलौने भी यही थे, बरछी ढाल कृपाण कटारी। जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो उनको खिलौनों की तरह प्रयोग करती थी, खिलौनों की तरह यूज करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए ये सारी कहानी किससे सुनी है हमने? बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये कहानी सुनी है। किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है कि रानी जो लक्ष्मीबाई है उनके बारे में कहा है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यानी कि उनके मुख पर जो तेज था, उनकी जो एक तरह से किसी भी चीज को सीखने की, किसी भी काम को करने की जो कला थी वो ऐसी थी कि लगता था बचपन से ही वो कोई लक्ष्मी है या दुर्गा है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित होना यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। तो जो मराठे थे, मराठे जो उनके घर के जो लोग थे वो पुलकित होते थे, खुश होते थे। उस देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब वो अपने भाई नाना धुंधु पंत के साथ तलवारबाजी करती थी तो उनके घर के जो लोग होते थे, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी चाची, उनकी बुआ, उनकी मौसी, उनके पापा, सब क्या होते थे? बहुत ही ज्यादा खुश होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, उनके खेल क्या थे? 10-12 साल की उम्र में, 7 से 8 साल, 10 साल की उम्र में उनके खेल थे नकली युद्ध व्यूह की रचना। नकली युद्ध किया करती थी, चक्रव्यूह की रचना किया करती थी और शिकार खेलना, ये उनके प्रिय खिलवाड़ थे। सैन्य घेरना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग को, किसी किले को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। इस तरह के खेल वो खेला करती थी अपने जीवन में। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के जितने भी लोग हैं वो यही बताते हैं, वो यही कहते हैं कि जो झांसी की रानी थी वो बिल्कुल एक पुरुष की भांति, एक लोह पुरुष की भांति खूब लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जीआईसी पाखू, क्या बच्चे आप रीडिंग करेंगे? फटाफट माइक ले लीजिए। जीआईसी पाखू, माइक ले लीजिए बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? 6 मैम। यस यस। तो बच्चे हम आपका जो चैप्टर है, आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 10 झांसी की रानी पढ़ रहे हैं। क्या आपने इस चैप्टर को अपने स्कूल में पढ़ लिया है? यस मैम। चलिए, तो आपको कविता पूरी याद हो गई होगी। एक बार रीडिंग कीजिए बच्चा फटाफट। मैम कहाँ से? यहीं से शुरू कीजिए, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है उसके बाद से शुरू कीजिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में विवाह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई। झांसी में सुभट बुदोलों की बुंदेलों की विरुदावली, वीरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया चित्रा ने सिर से, अर्जुन को पाया
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड, उदित वेरी हुआ गुड। सौभाग्य, यस यस यस। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके, चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर मैं उसे चूड़ियां कब कब भाई, भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। कोई और बच्चा? मेरे राजा, एक मिनट, कोई और बच्चा? यस, आपके बगल में जो बॉयज हैं वो हैंड रेज कर रहे हैं, बच्चे दे दीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। उदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ सौभाग्य मुदिति महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर मैं उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, नी संतान मेरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुनते हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दान वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। कितने बच्चों को पूरी कविता याद है? किसी को नहीं? जो रीडिंग करना चाहता है पीछे से भी, गर्ल्स भी है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। बुझादीप झांसी का दब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। चलिए, अब आपने कविता तो पढ़ ली है, हमने यहाँ तक कविता पढ़ ली है। इसका भावार्थ कौन बताएगा मुझे? यहाँ से हुई वीरता के वैभव के साथ कौन बताएगा? अर्थ क्या, मीनिंग कौन बताएगा? कौन बताएगा मीनिंग? आपने भावार्थ पढ़ा होगा क्लास में, जब आपने पढ़ाई की, जब ये कविता पढ़ी होगी। कौन बताएगा भावार्थ? तो हम यहाँ से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उनके कैसे कैसे खेल थे। उनके खेल थे नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी आराध्य भवानी, वो उनकी भी आराध्य थी, वो उनकी पूजा करती थी। लास्ट में अब केवल मात्र 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ झांसी में। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता के वैभव यानी कि झांसी के जो राजकुमार थे उनके साथ उनकी का विवाह हुआ, जो कि बहुत ही वीर थे, बहुत ही परम वीर थे। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब उनका विवाह हो चुका है और वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी में आ गई है। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी आई वह आई झांसी में। राजमहल में बधाइयां बज रही हैं, राजमहल में खुशियां छाई हुई हैं, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। उनकी जैसे होता है ना कि एक परिवार का जो सबसे मेन होता है, तो उनके लिए उनके परिवार की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी जो चीज थी, सबसे प्यारे जो कोई इंसान था वो वही थी। और आज वो कहाँ आ गई हैं? झांसी में आ गई हैं, अपने पति के घर आ गई हैं। उनका विवाह हो चुका है। और उनकी जोड़ी किस तरह की थी? जोड़ी ऐसी थी जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। उनकी जोड़ी इस प्रकार की लग रही थी जैसे चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ हो, जैसे शिव से मिली भवानी थी। शिव शंकर और पार्वती माता का विवाह जिस प्रकार हुआ था, बिल्कुल इसी तरह की जोड़ी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये हमने बात एक एक व्यक्ति, जो बुंदेलखंड का एक एक व्यक्ति है, उसके मुंह से हमने ये सारी कहानी सुनी हुई है, ये सारी बात सुनी हुई है कि किस तरह से उसने एक पुरुष की भांति, एक लोह पुरुष की भांति अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है।
उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य, एक तरह से जो झांसी के महल थे वहां पर सौभाग्य आ चुका था। महल खुशी से उजियाली, एक तरह से खुशी से महल झूम उठे थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काल गति यानी कि समय का जो पहिया है। काल गति किसको कहते हैं? समय के पहिए को कहते हैं, क्योंकि समय हमेशा एक समान नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है, आज अच्छा है तो कल बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ये चीजें जीवन में चलती रहती हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो ये जो काल गति है ये हमारे हाथ में नहीं है, समय हमारे हाथ में नहीं है। समय तो चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से हमें हमारे जीवन को चेंज करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उसके जीवन में जो ये उजियाली क्षण भर की आई हुई थी, ये एक काली घटा उसके जीवन में आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, क्योंकि अब वो विवाहित है तो उन्होंने चूड़ियां भरी हुई है अपने हाथों में। तो शायद इस काल को, इस गति, इस समय को उसके उन तीर चलाने वाले हाथों में वो चूड़ियां शायद पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ? रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। और इतनी जल्दी जो उनका अभी अभी विवाह हुआ था और अभी अभी कुछ ही समय बाद राजा की मृत्यु हो गई, और इस कारण विधि को भी नहीं दया आई। विधि यानी कि जिसने ये सब लेख लिखा है, कहते हैं ना किस्मत लिखने वाला। विधि किसको कहा है? किस्मत लिखने वाला। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। यानी कि ये किस्मत लिखने वाले को भी जरा सा दया नहीं आई उन पर। क्या हुआ? निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा जी, यानी कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था कि उनकी कोई संतान हुई हो। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई जो है अभी उनकी संतान नहीं हुई थी, लेकिन वो संतान उत्पन्न करने की स्थिति में थी। तो अब उन्हें बहुत ज्यादा शोक में डूब चुकी थी। यानी कि एक तरह से देखिए, वो जो लड़की थी उसका कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था, जिसका पुत्र होने वाला था, और उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही बड़े दुख की बात थी किसी के लिए भी, और खास तौर पर पूरी झांसी के लिए, और खास तौर पर पूरे देश के लिए, जब पूरा देश जो है इस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर हो रहा था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अलग अलग तरह के नियम बना रहा था। तो इस तरह की कहानी सुनी है हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से। यानी कि ये पूरी कहानी हमने सुनी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से। अब देखिए, बुझा दीप झांसी का, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। जो उस समय ब्रिटिश शासन का अधिकारी था डलहौजी, जब उसने देखा कि झांसी का कुल दीपक तो बुझ चुका है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का अभी पुत्र नहीं हुआ था, ठीक है, और जो राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक तरह से डलहौजी अब मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उसको रोक सके, उस राज्य को हड़पने से उसको रोक सके, क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी थी, रानी का पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ था, और रानी शोक में डूबी हुई थी, दुख में डूबी हुई थी, और इस समय उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। तो उसने क्या किया? फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। एक तरह से जब उनके राजा की मृत्यु हो चुकी थी तो पूरा झांसी लावारिस हो गया था। लावारिस यानी कि जिसका कोई वारिस ना हो, जिसको संभालने वाला कोई ना हो।
तो एक तरह से जो झांसी थी पूरी, उसके राजा की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी देख रेख करने वाला, उनको संभालने वाला, झांसी के पूरे जितने लोग हैं उन लोगों की रक्षा करने वाला राजा जो अब नहीं रहा, तो फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उसने झांसी के किले पर फटाफट जाकर अपना झंडा फहरा दिया, और ये दिखाने के लिए कि मैं इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने आया हूँ, लावारिस का वारिस बनकर, यानी कि अब इस झांसी के राज्य को मैं चलाऊंगा, अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ब्रिटिश राज झांसी आया, ब्रिटिश ने झांसी पर भी अपना कब्जा कर दिया था, लेकिन अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अक्षुपूर्ण जो अभी बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हुई है और उसका जो बालक है वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, धरती पर नहीं आया है, तो ऐसी वो रुदन से अपने आप को जिन्होंने बंद कर लिया है महलों में, और वो रो रही है, अक्षुपूर्ण है, यानी कि उनके आंसू अभी बंद नहीं हो रहे हैं, उनके आंसू रुके नहीं है अभी। ऐसी रानी ने जब देखा कि झांसी हुई वीरानी थी, झांसी तो अब किसी और के हाथों में जा रही है, कोई और झांसी पर कब्जा कर रहा है, तो इस तरह जब रानी ने देखा इस तरह का, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। देखिए, जब भारत में आया कौन, ये ब्रिटिश शासन, ये ब्रिटिश राज, ये जब भारत आया, अब ये अनुनय विनय नहीं सुनता था, किसी की विनती नहीं सुनता था, किसी के दुख को नहीं देखता था। विकट फिरंगी की माया, ये फिरंगी की ऐसी माया है कि वो किसी के दुख को नहीं देखता, किसी के दर्द को नहीं देखता, किसी की पीड़ा को नहीं देखता। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। जब ये भारत आया सन 1600 में, तो उस समय ये भारत में आकर इसने दया की भीख मांगी कि थोड़ा सा मुझे भी अपने देश में व्यापार करने दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लगाई गई थी भारत में, तो उसके लिए इसने बहुत मिन्नतें की थी भारत सरकार से, भारत के लोगों से, भारत के राजाओं से, कि मुझे यहाँ पर अपना व्यापार जमाना है, मैं व्यापार जमाना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। तो इस तरह से जब ये व्यापारी बनकर यहाँ आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। और अब जब उसका व्यापार बहुत चल चुका है, देखिए आज भी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का जो अनुकरण हम कर रहे हैं, ये हम केवल और केवल मानसिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं। हम भले ही आजाद हो गए हैं, हमारा देश भले ही आजाद हो गया है, आज हमें हर काम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मानसिक तौर पर आज भी हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह खाने का, रहने का, सोने का लेवल स्टेटस अपनाना चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह अपनी बोली भाषा करना चाहते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हम अभी भी मानसिक रूप से उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं, मानसिक रूप से उन्हीं की दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए, तभी हम कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे आते कि स्वदेशी अपनाओ, चाहे आपके घर में जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज आप प्रयोग कर रहे हैं, क्यों हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों हम इन चीजों को यूज में लेकर आते हैं, क्यों हम इन चीजों को अपनाते हैं। अपने देश की चीजें हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? जब हम उनको यूज करेंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे, तो वो भी अपने आप फेमस होंगी, है ना। तो इस कविता को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, काफी सारा शेष भाग इसका रह गया। और देखिए, अभी तो केवल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को इसका भावार्थ पढ़ाऊंगी, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर रहिए, घर पर पढ़ के आइए कविता को। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।